Hello students, myself Priya Singh and welcome to my YouTube channel Ella Avni. Today I'm going to discuss with you the revolt of 1857 which is also known as the first freedom revolt. बच्चों आज हम 1857 की क्रांति पढ़ेंगे और यदि आप एसएससी सीजीएल, सीएचएसएल, सीडीएस, एनडीए, सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं तो आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि इस टॉपिक से बहुत सारे वन लाइन के क्वेश्चंस निकल कर के आते हैं, फैक्ट्स बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं जिनको आज हम कंसेप्ट के साथ समझते हुए चलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं 1857 की क्रांति। जिसके पहले यदि आपको याद हो तो मैं आपको याद दिलाना चाहती हूँ बच्चों कि 1757 में प्लासी के युद्ध के बाद अंग्रेजों ने भारत पर अपना जो नियंत्रण है वो शुरू कर दिया था, केवल एक व्यापारिक कंपनी के दृष्टिकोण से नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि जो ब्रिटिशर्स थे अब वो केवल एक ट्रेडिंग पार्टनर्स नहीं रह गए थे, हमारे इंडिया में उनका कंट्रोल इस्टेब्लिश हो गया था एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस पॉइंट ऑफ व्यू से भी। और 1764 यानी 1764 में जब बैटल ऑफ बक्सर होता है तब प्रॉपरली इलाहाबाद की ट्रीटी के साथ, आफ्टर ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद की संधि के बाद ही जो ब्रिटिशर्स हैं वो अन्य अपने नियम कानूनों को भारत में या खास तौर से उत्तरी भारत में अवगत कराने लग गए थे। अगर ये हमारा भारत है बच्चों तो इस वाले पोर्शन में अंग्रेजों ने सबसे पहले खुद को एस्टैब्लिश किया था। इसका कारण ये था कि 1757 तक जिस समय की हम बात कर रहे हैं, इस समय में दक्षिण भारत में कुछ मुख्य मजबूत रियासतें मौजूद थीं। यदि हम बात करें तो यहाँ पर मराठास थे, मैसूर में टीपू सुल्तान थे, उनके पिता हैदर अली भी थे। इसके अलावा हैदराबाद की रियासत मजबूत थी। कहने का मतलब है कि दक्षिण भारत में अंग्रेजों को काफ़ी ज़्यादा मुकाबला करना पड़ता क्योंकि फ्रेंच कंपनी भी उनकी राइवल कंपनी थी, उनकी दुश्मन कंपनी थी। लेकिन उत्तर भारत में एज सच देखा जाए तो मुगल साम्राज्य जो था उसका पतन हो गया था। वहाँ जो नवाब था बच्चों वो केवल नाम मात्र का नवाब था, इसीलिए उत्तर भारत में खाली जगह मिला, ठीक है, वैक्यूम मिला, स्पेस मिला अंग्रेजों को खुद को एक्सपेंड करने के लिए। यही कारण है कि 1757 और 1764 प्लासी और बक्सर के युद्ध के बाद अंग्रेजों ने भारत पर नियंत्रण कर लिया, बहुत सारी नीतियों को भारतीयों से अवगत कराया, भारतीयों की जिंदगी में बहुत सारी तब्दीलियां की। भारतीय के धर्म के साथ जब हम भारतीयों की बात करते हैं तो केवल हम हिंदू धर्म की बात नहीं करते हैं, हिंदू धर्म के साथ साथ हम इस्लाम और उसके साथ साथ सिख, जैन और बौद्ध धर्म की भी बात करते हैं। क्योंकि अभी तक ध्यान दीजिए कि जिस समय की हम बात कर रहे हैं 1757, इस समय में अभी जो ईसाई धर्म है वो प्रॉपर तरीके से भारत में नहीं आया था, यानी कि एक विस्तारित रूप में ईसाई धर्म जो है वो भारत में नहीं आया था। हाँ, इक्के दुक्के जगह पर ईसाई जो थे वो आ गए थे, लेकिन 1813 के बाद ही भारत में ईसाई मिशनरियों को भारत में अपने आप को इंट्रोड्यूस करने का मौका मिला था। वो एक दूसरा टॉपिक है, लेकिन अभी समझ जाइए कि जब हम भारतीय की बात करते हैं तो केवल हम हिंदू धर्म की बात नहीं करते हैं, जैन, बौद्ध और सिख धर्म की भी बात करते हैं। यानी भारत में इन लोगों ने धार्मिक हस्तक्षेप भी किए, किन्होंने, अंग्रेजों ने यहाँ के धर्म के साथ भी कुछ तब्दीलियां की जो हम भारतीयों को पसंद नहीं आए। और भी कई सारे कारण थे, बहुत सारे कारण थे जिसकी वजह से जो भारतीय लोग थे वो लगभग 100 साल के बाद उनको ये समझ में आया कि भारतीयों के साथ कुछ अन्याय हो रहा है,
कुछ गलत किया जा रहा है अंग्रेजों के द्वारा। याद रखिएगा 1757 में जब पहली बार अंग्रेजों ने खुद को स्थापित किया था, एक तरीके से देखा जाए भारत के प्रशासनिक मामलों में हस्तक्षेप किया था, इंटरफेयर किया था, है ना। और 1757 से इनको 1857 100 साल लगा था भारतीयों को ये समझने में कि उनके साथ कुछ नाइंसाफी हो रही है, कुछ गलत हो रहा है। तो आज की क्लास में हम स्पेशली बच्चों ये समझेंगे कि ऐसा आखिर में क्या हुआ था, क्या कारण थे जिनकी वजह से 100 साल भारतीयों ने 100 साल के बाद भारतीयों ने विद्रोह कर दिया, अंग्रेजों के खिलाफ बगावत की जंग छेड़ दी। तो वैसे तो जब हम 1857 की बात करते हैं तो एसएससी या फिर किसी भी वनडे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बच्चों बहुत सारी चीजें हैं जो कि हमें समझनी है। केवल विद्रोह का कारण ही नहीं समझना, विद्रोह का प्रचार प्रसार, विद्रोह का प्रारंभ भी समझना है, विद्रोह के ऊपर लिखी गई किताबें भी समझनी है, और विद्रोह के होने के बाद भारतीय प्रशासनिक या राजनीतिक मामलों में क्या अंतर देखा गया, हमें ये पॉइंट्स भी समझने हैं। लेकिन आज की क्लास स्पेशली जो है बच्चों वो होने वाली है 1857 की क्रांति के कॉजेस पर, यानी कि 1857 की क्रांति के कारण। What were the reasons behind the revolt of 1857? तो चलिए समझते हैं। लेकिन इसको समझने से पहले हमें नेचर समझना होगा कि रीजंस बिहाइंड 1857 रिवॉल्ट वर ऑफ टू टाइप्स। दो प्रकार के कारण थे जो कि 1857 की क्रांति का उद्भव माने जाते हैं। दो प्रकार के कारण थे बच्चों, तात्कालिक और मूलभूत कारण। तात्कालिक कारण यानी इसको हम इंग्लिश में इमीडिएट कॉज कहते हैं। दूसरा मूलभूत कारण जिसको हम इंग्लिश में बच्चों क्या कहते हैं, रूट कॉज। ठीक है, यानी कि दो प्रकार की बातें होती हैं। आप ध्यान दीजिएगा कि जब कोई झगड़ा होता है, कोई विवाद होता है, तो इंसान बहुत पहले से किसी दूसरे इंसान के प्रति या तो बहुत नेगेटिव थॉट्स रख रहा होता है या फिर बहुत गलत सोच रहा होता है, प्लानिंग करके आ रहा होता है। ठीक है, तो वो जो प्लानिंग होती है उसको हम रूट कॉज कहते हैं, मूलभूत कारण कहते हैं। लेकिन फिर अचानक एक दिन उस इंसान के दिमाग में कुछ ऐसा आता है या फिर सामने वाला इंसान उसके प्रति कुछ ऐसा कर देता है कि उस इंसान को गुस्सा आती है, और जो इतने दिन से वो सोच रहा था फाइनली वो उसको रिवॉल्ट में कन्वर्ट कर देता है ना बच्चों। इसका मतलब है कि तुरंत जो चीज देखी गई जिसकी वजह से चिंगारी फैली थी विद्रोह की, उसको हम इमीडिएट कॉज कहते हैं, तात्कालिक कारण कहते हैं। और जो बहुत लंबे समय से भारतीय महसूस कर रहे थे कुछ गलत हो रहा है, कुछ नाइंसाफी हो रही है, तो वो होते हैं मूलभूत कारण। सबसे पहले समझते हैं तात्कालिक कारण में। तात्कालिक कारण में जो सबसे पहला पॉइंट आता है, या फिर एक ही पॉइंट आप कह सकते हैं, वो है चर्बी युक्त कारतूस। यानी कि उस समय जो आर्टिलरीज बन रही थी, जो बॉम्ब्स बन रहे थे, गन्स बन रही थी, जो भी बारूद बन रहा था बच्चों, वो उसमें काऊ और पिग के फैट का इस्तेमाल किया जा रहा था। ध्यान रखिएगा क्योंकि सवाल आता है। गाय और सूअर की चर्बी का प्रयोग इन कारतूसों को बनाने में किया जा रहा था। याद रखिएगा कि किन दो चर्बी का प्रयोग किया जा रहा था, सूअर और गाय। अब आप सोच रहे होंगे तो इससे क्या फर्क पड़ता है। तो बच्चों, जो हिंदू गाय को माता मानता है, अगर उस माता की चर्बी उसके मुंह पर लगे तो ऐसा माना जाता था 1857 से पहले, या फिर वो समय काल ऐसा था कि ऐसा माना जाता था कि अगर आपने गाय की चर्बी को मुंह में लगाया तो आपका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। वैसा ही कुछ था मुस्लिमों के साथ कि यदि किसी मुस्लिम ने, क्योंकि मुस्लिमों के लिए भी इस्लाम धर्म में जो सूअर होता है वो हराम होता है, यानी सूअर खाना वहां पर बैन होता है, मना होता है। तो इस प्रकार से अंग्रेजों का विचार था कि वो किसी भी तरह हिंदुओं और मुसलमानों का धर्म भ्रष्ट कर दें, यानी कि उनको उनके रिलीजन से बाहर निकाल दिया जाए, एक्सपेल कर दिया जाए। तो ये जो सोल्जर्स हैं
इनके पास एक ही ऑप्शन बचेगा, कौन सा रिलीजन अपनाने का? क्रिश्चियनिटी अपनाने का। इससे फायदा अंग्रेजों को ये होगा कि क्रिश्चियनिटी के नाम पर वो जो ब्रिटिशर्स हैं वो इंडियंस को सब्जुगेट कर सकते हैं, डोमिनेट कर सकते हैं। यानी वो हिंदू या मुसलमान सैनिक जिसका धर्म भ्रष्ट हो चुका है, उसके पास अंतिम में एक ही विकल्प बचेगा कि वो ईसाई धर्म को अपना ले, और ईसाई धर्म को अपनाने के बाद अंग्रेज उस सैनिक को अपने इशारों पर नचा सकते थे, धर्म के नाम पर उनसे कुछ भी करवा सकते थे, उनका शोषण कर सकते थे। बिल्कुल बस यही विचार था। इसके बाद आपको समझना होगा बच्चों कि 1857 की क्रांति के लिए जो डेट फिक्स की गई थी वो डेट दूसरी थी, लेकिन जिस डेट पर ये क्रांति शुरू हुई वो डेट बिल्कुल अलग थी। समझने की बात है कि 29 मार्च का समय था, 29 मार्च 1857। 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे स्नान कर आ रहे थे और किसी अछूत व्यक्ति की परछाई उन पर पड़ जाती है, उनकी जुबान से निकलता है कि मेरा धर्म भ्रष्ट कर दिया। तब उस व्यक्ति ने मंगल पांडे से कहा कि दूसरी तरफ, एक तरफ तुम गाय की चर्बी चबा रहे हो, मुंह पे लगा रहे हो कारतूसों का इस्तेमाल करके, और दूसरी तरफ तुम धर्म की बात करते हो। तुम्हारा धर्म तो पहले ही भ्रष्ट हो चुका है, तुम तो किसी भी धर्म के नहीं हो। तब मंगल पांडे को गुस्सा आई और जब उन्होंने छानबीन किया, जब उन्होंने पता लगाया, तो वाकई में ये सच्चाई निकल कर के आई कि जो कारतूस सैनिक प्रयोग करते हैं उसमें गाय और सुअर की चर्बी का प्रयोग होता है। इस वजह से जो सैनिक थे वो भड़क गए और उसमें मुख्य रोल था मंगल पांडे का। मंगल पांडे ने 29 मार्च को विद्रोह छेड़ दिया, और विद्रोह छेड़ दिया, सैनिकों को किसी भी तरह उकसाया और विद्रोह छेड़ दिया। मंगल पांडे उस समय कहां पर पोस्टेड थे, ये भी सवाल आता है। तो मंगल पांडे कलकत्ता में स्थित बैरकपुर छावनी के 34वें इन्फेंट्री, याद रखिएगा 34वें इन्फेंट्री, सवाल बनता है कि 29 मार्च को मंगल पांडे ने जो कलकत्ता स्थित बैरकपुर में 34वें इन्फेंट्री के सैनिक थे विद्रोह छेड़ दिया, जिनको बाद में यानी कि 8 अप्रैल को फांसी की सजा सुना दी गई। और इस तरीके से जो इमीडिएट कॉज है या तात्कालिक कारण है 1857 की, वो हमने समझा। बच्चों 4-5 क्वेश्चंस हैं जिनका मैं रिवीजन कराना चाहूंगी। ध्यान दीजिएगा कि किस चर्बी का प्रयोग किया था अंग्रेजों ने, तो गाय और सुअर की चर्बी का प्रयोग किया था कारतूस बनाने के लिए। दूसरी बात, किस दिन पर मंगल पांडे ने 1857 की क्रांति का विद्रोह शुरू किया? 29 मार्च को मंगल पांडे ने कलकत्ता स्थित बैरकपुर में 34वें इन्फेंट्री के सैनिक थे, इन्होंने विद्रोह शुरू किया। लेकिन 29 मार्च 1857 की क्रांति शुरू हुई, लेकिन 8 अप्रैल को ही मंगल पांडे को फांसी की सजा सुना दी गई, जिससे सैनिकों में अलग ही लेवल का गुस्सा फैल गया था। वो काफी ज्यादा गुस्से में थे और इसी के साथ पूरे सैनिकों ने ये डिसाइड किया कि वो अंग्रेजों के खिलाफ बगावत करेंगे। तो ये हमने समझा इमीडिएट कॉज या तात्कालिक कारण, जो कि वन डे एग्जाम पॉइंट के व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसी 1857 की क्रांति के मूलभूत कारण को समझेंगे, जिसके अंतर्गत हम ब्रिटिश ईस्ट इंडिया की राजनैतिक कारणों को समझेंगे, क्या प्रशासनिक काम किए थे जिसकी वजह से भारतीय गुस्से में थे, और अगली वीडियो में ही हम सामाजिक एवं धार्मिक कारण को समझेंगे कि समाज या धर्म से जुड़े हुए
क्या नियम कानून थे जिसकी वजह से भारतीय गुस्से में थे। फिर हम देखेंगे आर्थिक कारण, यानी कि भारत में लोगों की अर्थव्यवस्था का, यानी कि फाइनेंशियली क्या ऐसी प्रॉब्लम लोग जो थे वो फेस कर रहे थे जिसकी वजह से वो गुस्से में आए थे। और लास्ट कारण हम देखेंगे सैन्य कारण। और इसी के साथ आज की हमारी क्लास यहीं पर खत्म होती है। थैंक यू।